गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कृतिका पूरक पुस्तक का पाठ नंबर 3 रीढ़ की हड्डी जो लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने, इसे पढ़ेंगे। प्रस्तुत जो पाठ है, जो ये पाठ दिया गया है, यह एकांकी है। एकांकी लिखने की एक विद्या है जिसमें उमा की माँ प्रेमा, उमा के पिता राम स्वरूप, शंकर तथा उसके पिता गोपाल प्रसाद प्रमुख पात्र हैं। अब मतलब पात्र जो इस चैप्टर में जो व्यक्ति आए हैं, कौन कौन? सबसे पहले उमा की माँ प्रेमा और उमा के पिता राम स्वरूप। उसके बाद एक शंकर नाम का कैंडिडेट है और शंकर के पिता हैं गोपाल प्रसाद। इन सब पात्रों में सबसे अधिक प्रभावशाली जो पात्र है वह उमा है। जो मतलब सबसे अधिक प्रभावशाली पात्र है वह उमा यद्यपि एकांकी के अंतिम भाग में हमारे सामने आती है, पर एक बार मंच पर जाने के बाद वह अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देती है। महिला पात्रों के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी जकड़ी हुई मानसिकता पर चोट करती हुई स्त्रियों की शिक्षा से उत्पन्न उनके साहस और आत्मबल को प्रदर्शित करती है। आगे, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब ये है मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। स्टार्टिंग हो रही है एकांकी की। अंदर के दरवाजे से अब अंदर के दरवाजे से एक महाशय आ रहे हैं, एक व्यक्ति आ रहे हैं, जिनकी जो महाशय आ रहे हैं, जो व्यक्ति आ रहे हैं, उनकी पीठ, उनकी कमर नज़र आ रही है। वे अधेड़ उम्र के मालूम होते। अधेड़ उम्र ना तो मतलब युवक हैं और ना ही वो वृद्ध हैं, बीच की उम्र। एक तख्त को पकड़े हुए, जकड़े हुए मतलब पकड़ करके वे पीछे पीछे चलते कमरे में आते हैं। तख्त का जो एक सिरा है वह उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस उधर। नौकर, बिछा दूँ साहब? नौकर ने कहा, साहब बिछा दूँ मैं इसको? बाबू जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू क्या देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब, यहाँ पसीना किस लिए बहाया गया है? अब उन्होंने कहा कि जब तू इसे बिछाएगा नहीं तो और क्या करेगा? भाई यहाँ तक हम चल कर आए हैं बिछाने के लिए ही तो। नौकर जो होता है वह तख्त बिछा देता है और ही मतलब हंसते हुए। बाबू ने कहा, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। अब जो नौकर की और बाबू की बात हो रही है यहाँ पर। बाबू ने कहा कि हंसता क्यों है, जब हम जवान थे तो हमने भी बहुत अधिक कसरतें की थी। मैं कलसों से नहाता था। कलसा जो होता है लोटे से थोड़ा बड़े आकार का होता है। और ये तख्त क्या चीज़ है, हमने बहुत बड़े बड़े काम किए। जा बहू से दरी ले आ इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से मंगाई थी। वही नौकर आता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, इस झाड़न से गुलदस्ते को साफ़ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। अब जो बाबू साहब थे उन्होंने मेज पोस्ट को ठीक किया, गुलदस्ते को साफ़ किया और कुर्सी पर भी 2-4 हाथ लगा दिए। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आ जाती है। अब जो घर की मालकिन है वो प्रेमा, उमा की माँ, वह आ जाती हैं। गंदुमी रंग, छोटा कद। उनका जो रंग है वो ज़्यादा साफ़ नहीं है, गेहुआ सा रंग है और कद जो है वह छोटा है। चेहरे पर और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त थी, बिजी। उनके पीछे पीछे भेगी की बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। अब जो उमा की माँ प्रेमा है वह आती हैं तो उनके पीछे पीछे नौकर आ रहा है। लगता है कि जो उमा की माँ है प्रेमा, वह बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। अब जो बाबू साहब हैं वे दोनों तरफ देखने लगते हैं। राम स्वरूप जी, प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर ना जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? अब राम स्वरूप ने कहा कि तुमसे किसने धोती मांगी? ये आपस की बातचीत ही दिखा रखी इसमें। प्रेम
यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बेरतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई थी उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अब प्रेमा बोलेगी, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हैं और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछा देते हैं। अब रामस्वरूप जी और प्रेमा दोनों उस तख्त पर दरी बिछा देते हैं। आगे है प्रेमा, लेकिन यह तुम्हारी लाडली बेटी तो यहाँ मुँह फुलाए पड़ी है। अब लाडली बेटी कौन है? उनकी लाडली बेटी है उमा। रामस्वरूप मुँह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ के आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो दोष मुझे मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो मैं हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आह ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधनी मतलब एक पत्रिका का नाम है। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, ऐसी ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। अब उन्होंने कहा कि तुमने इस बच्ची को पढ़ा लिखा कर ज़्यादा अपने सर पर चढ़ा रखा है। हमारा ज़माना बहुत बढ़िया था कि जो हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते थे और उसके साथ ही ज़्यादा पढ़ते थे तो स्त्री सुबोधनी जो पत्रिका थी उसे पढ़ लेते थे। उस पत्रिका में बहुत अच्छी अच्छी बातें आती थी जो आजकल के BA MA करे हुए बच्चों को भी नहीं पता। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बजा होता है ना। प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। प्रेमा कहती है, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। आगे इतनी यहाँ तक इनकी बातचीत हो जाती है कि अपने बच्चे को तुम समझा लेते खुद ही। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? रामस्वरूप कहते तो फिर क्या हो गया? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने रखा था, पर उसे इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफ़रत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर ले गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, मतलब मैं हार गई तुम्हारी इस लड़की से। हो सकता है बच्चों, ये जो यहाँ पर इतनी सारी इनकी बातें हुई तो वो बता लेखिका की जो माँ है वह उसे लड़की को बताना चाहती हो कि तुम ठीक से तैयार हो जाओ, शायद लड़की को देखने वाले आने वाले हैं। रामस्वरूप, ना जाने कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। मतलब रामस्वरूप कहता है कि पता नहीं हमारी बेटी ही कैसी है, वरना आजकल के बच्चे तो पूरे मॉडर्न हैं, पूरे फैशन करते हैं, पाउडर वगैरह खूब लगाते हैं। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो, उसने कहा कि मैंने तो आप लोगों से आपसे पहले ही कहा था कि इसे ज़्यादा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर हम पहले ही कम पढ़ाते इसे तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। रामस्वरूप बात काट कर, चुप। अब रामस्वरूप ने प्रेमा की बात को काट दिया और कहा, चुप हो। दरवाजे में झांकते हुए, दरवाजे से बाहर देखते हुए, तुम्हें कतई अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं है। ज़ुबान पर काबू ना होना, बहुत ज़्यादा बोलना। उनने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम्हें बिल्कुल अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, कि जो लोग देखने वाले आने वाले हैं उनके सामने जो बात होगी वह दूसरे ढंग से होगी। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। अब प्रेमा कहती है, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, अब रामस्वरूप उमा से कहते हैं
तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। जो नॉर्मली बातें परिवार में होती हैं वही सब बातें, कि कोई बात नहीं, अगर वो पाउडर नहीं लगाती तो जैसी है वो ऐसी भेज देना, वैसे भी देखने में ठीक ठाक है हमारी लड़की, कोई बात नहीं, पान लेकर उसे भेज देना और नाश्ता तैयार है। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर। चद्दर बिछाते हुए अब राम स्वरूप और नौकर चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। अब इन्होंने जो खाने की जो डिशेस थी इनकी, उनके नाम बता दिए हैं कि क्या क्या रखा था उनके खाने के लिए। राम स्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो मक्खन वाली की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे हैं। अब उनने कहा कि हमने ये काम दफ्तर के चपरासी से कहा था, लेकिन दफ्तर के चपरासी काम करते नहीं हैं। अब रतन यहाँ का काम करेगा या मक्खन लेने जाएगा? प्रेम, पहले तुम कोई बात बताती नहीं हो। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे की ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन लेकर आ ही जाएगा। धन्यवाद। बाकी का हम कल पढ़ेंगे कि राम स्वरूप और प्रेमा की आपस में आगे क्या बातें होती हैं, और जो लड़की वाले आते हैं देखने के लिए वो क्या कहते हैं। धन्यवाद।